सर, राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है। वहां पर जोधपुर मदरसे में जो मौलवी काम करते हैं उनके आतंकवादियों के साथ रिश्ते। सोचिए, आईबी और राजस्थान एटीएस ने मिलकर जो ऑपरेशन किया उसमें 5 लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह से। ये चौंकाने वाला तथ्य है। और आप देखें, अगर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद एक अभियान चला करके जिस तरीके के अवांछनीय तत्व हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले लोगों के बारे में जो कार्रवाई हुई, तो तत्काल आपने देखा होगा कि 14 लोग, पूरे भारत में 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अधिकांश बॉर्डर एरियाज के थे। और अगर आप इस पे गौर करें, उसमें बीएसएफ का एक एएसआई भी था, उसमें और भी इस तरीके के लोग थे जो कि वर्दीधारी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर भी थी जो आज भी जेल में है। यह संतोष का विषय है कि इन सब के ऊपर बहुत कड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई और अधिकांश अभी तक जेल में है। और जो पाकिस्तान हाई कमीशन की कुकृत्य सामने आए कि किस तरीके से वहां का एक जो कर्मी था उसने अपने मोहपाश में ज्योति को भी फंसाया, एक अन्य विधवा स्त्री को फंसाया, और उन सबको मोबिलाइज करके उसने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंकअप करा करके जासूसी के काम करवाए। यह संतोष का विषय है कि हमारी एजेंसीज ने बहुत सक्रिय होकर के, आक्रामक होकर कार्रवाई कराया। लेकिन जो गोल पोस्ट है और जो नियम है वो रोज बदल रहे हैं और हमें भी इसमें बहुत ज्यादा जागरूक रहना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई के हथकंडों से अगर हम पहले भी पार पा चुके थे, लेकिन अब अगर पार पाना होगा तो मेरा कुछ मशवरा होगा, उसको हम बात करते हैं। हम अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस स्तर पे नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। आपने जोधपुर की बात की। जोधपुर में शुक्रवार यानी बीता हुआ कल, उसकी 5 बजे सुबह आईबी और एटीएस ने छापा मारा राजस्थान के, और बड़ी कामयाबी से मदरसों से 3 इनके मौलवी इनको गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले है अयूब जो जोधपुर से गिरफ्तार किया गया, दूसरा है उस्मान जो पीपाड़ से गिरफ्तार किया गया, और तीसरा है आपका जो उस्मान अयूब, और तीसरा सूद है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों जो गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से अगर आप ये देखें आपत्तिजनक सामान क्या मिला है। आपत्तिजनक सामान जो इनसे मिला है वो है कई मोबाइल फोन। अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर एक आदमी एक आईडी से अगर 4 मोबाइल फोन 4 सिम लेता है तो पता लगाना कोई कठिन तो है नहीं। टीआरएआई हमारे आपके पास भी मैसेज भेजता है, अगर आपके नाम से कई फोन चल रहे हैं, आप इस साइट पे जाइए और ये लिंक कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि आपके सिम से या आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं। तो ये चीज तो हम राष्ट्रीय स्तर पे भी, एआई का जमाना है, हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग। और पहले चरण में जो बॉर्डर के एरिया से, क्योंकि जो भी कार्रवाई ये हुई है ये अधिकांश बॉर्डर के जिलों में हुई है। जोधपुर की टोटल दूरी पाकिस्तान बॉर्डर से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये मौलाना पकड़े जाते हैं, इनके पास से चंदे की रसीदें किस बात के चंदे आप लोग ले रहे थे, इनके पास जो जिहादी साहित्य मिला है, जिहादी साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं मौलाना, आपको तो दीनी तालीम देनी चाहिए। और इस तरीके की आपत्तिजनक साहित्य, चंदे की रसीदें और अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी संगठनों से संपर्क, इसके भी सबूत मिले हुए हैं। तो ये तीनों तो खैर इनका इलाज खैर होगा ही। तो एक जो एरिया से पीपाड़, जोधपुर और संगौर, ये 3 जगहों से तीनों गिरफ्तारियां हुई हैं। आपत्तिजनक सामान जो मिला है, ये मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। तो पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक बड़े जनपद का सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो गोपनीय कार्य जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस कहते हैं, वहां पर एक बहुत पुराना संदूक दशकों से रखा हुआ था। तो मैंने कहा भाई किसका कैसा, लोग जानते हैं, कहते हैं कि सन 47 के बाद से ऐसे ही आज तक ऐसे ही रखता है। तो वैसे कहा यह जाता था अंग्रेज जाने के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जला करके चले गए थे, ये लेके चले गए थे, लगता है कि उनसे छूट गया। तो खैर हमने कहा इसका ताला खोला जाएगा, लेकिन इसकी वीडियोग्राफी होगी, पहले वीडियोग्राफी करवाइए। वीडियोग्राफी जब तैयार होगी तो ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ा गया तो उसमें तो बड़े गोपनीय डॉक्यूमेंट्स जो अंग्रेज एसएसपी और डीजी ने, आईजी ने लिखे थे वो थे। उन्होंने अपने टेन्योर में, हालांकि वो चीज ऐसा नहीं कि वही करते थे, 47 के पहले वो क्या करते थे पहले मैं वो बता दूं। उसमें ये गाइडेंस दी थी कि प्रत्येक मस्जिद विशेषकर और प्रत्येक मंदिर, कोई भी पूजा स्थल हो, जब कभी उनका कोई पर्व हो तो हमारे आदमी वहां पहले से मौजूद हो, जिनकी याददाश्त अच्छी हो, जो वहां पर खुतबा पढ़ा जाता है मस्जिद में
उसका मेंटल नोट कर ले, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं था। बाद में हम लोगों ने टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की, हेडफोन्स, स्पाई कैंप्स की इंतजाम किया कि वहां जाके खुतबा जो पढ़ा जाता है, जो तकरीरें की जाती हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, जो अनुरोध किए जाते हैं, जो आह्वान किए जाते हैं, उनकी भली भांति रिकॉर्डिंग हो, समीक्षा की हो, और जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनका हम ब्यौरा करें। आप तौकीर रजा के मामले में अगर आप देखें, बरेली में वो इसीलिए तो मटिया मेट हो गए थे क्योंकि हर चीज हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने नोट कर ली थी। तो ये बात आज की नहीं है, ये 47 के पहले अंग्रेज भी करते थे, और हमारा तब सीआईडी जो आईबी का डिपार्टमेंट था वो सीआईडी के नाम से जाना जाता था। तब ये सारे काम किए जाते थे, लेकिन वहां यहां तक था कि 25 कॉलम की एक रिपोर्ट रोज एसपी के सामने आती थी, किस मस्जिद किस मंदिर में कौन लोग आए, कोई बाहरी व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ा, अगर दिखाई पड़ा तो वो पठान की तरह था, कश्मीरी की तरह था, वो दक्षिण भारतीय था, वो किस तरह का था, हर चीज का लेखा जोखा होता था। और लेखे जोखे होने के बाद तो आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक तरीके से खंगाल करके जो कामयाबी हमारे फोर्सेस को मिली है, वो ऐसे इत्तेफाकन नहीं मिल गई है, अकस्मात नहीं मिल गई है, वो मिली है क्योंकि कठोर परिश्रम किया गया है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ। अभी तो आप देखेंगे, और जब हम गिरोहों की बात करेंगे तो आप देखेंगे उनके पास भी कई मोबाइल फोन अगर आ रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर आप बाहर जा रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल और इमिग्रेशन चेकपोस्ट के ऊपर, वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम आज 4/10 कर रहे हैं तो हमें 10/10 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें प्रमुख है एआई, नंबर 2 है मशीन लर्निंग, और तीसरी यह है बायोमेट्रिक्स के आधार पर अगर मान लीजिए मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैंने विनय कुमार के नाम से फर्जी आईडी बना के पासपोर्ट बनवा लिया, जैसा कि ये 2 राष्ट्र विरोधी तत्वों ने किया है, और कई नामों से पासपोर्ट बनवा करके न केवल खुद बाहर गए, औरों को भी बाहर भेजा। जोधपुर के प्रकरण में 7 दिन के रिमांड पर इनको जयपुर ले गए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इनकी भली भांति लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा, इनकी नार्को एनालिसिस होगी, इनकी फॉरेन फंडिंग की एक एक रसीद के बारे में अंजू जी प्रॉपर जानकारी प्राप्त की जाएगी। और अगर ये नहीं किया तो मैं समझता हूं कि गहराई से पूछताछ फिर पूरी नहीं हुई, गहराई से पूरी तरह से पूछताछ हो और इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जैसे ये मुल्ला मौलवी पकड़े गए हैं सर, मदरसों की आड़ में ये मतलब आतंकवाद की पाठशाला चलाते हैं, तो आप देखिए कि अगर बात करें नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, वहां तो कितने सारे मदरसे पकड़े गए थे जहां पर फॉरेन से फंडिंग हो रही थी। तो यानी कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं हमारे, जितने भी बॉर्डर स्टेट है, वहां पर जो मस्जिद और मदरसे हैं अवैध रूप से तैयार हुए हैं, उन पर खास नजर रखने की जरूरत है। अगर इस खास नजर रखी जाती आज तक अंजू जी, तो छांगुर ऐसे लोग प्रकट नहीं होते कुकुरमुत्तों की तरह। पूरा यूपी नेपाल और इंडो नेपाल बॉर्डर को इन्होंने छलनी कर दिया, और ये प्रक्रिया चल रही है कब से, सन 90 से चल रही है। जहां एक भी घर मुस्लिम्स का नहीं था और चप्पे चप्पे पर अगर मदरसे मस्जिद बनाई गई है, तो जाहिर है मिडिल ईस्ट के पैसों से, आईएसआई की फंडिंग से, भारत की नकली करेंसी से बनाए गए हैं। ये 3 कारण थे जिसके ये बन गए। और इनको बनाने का मकसद क्या था? नाजायज बांग्लादेशियों रोहिंग्या को ला करके यहां बसाएं, डेमोग्राफी को बदलें और भारत को घेरने की कोशिश करें। और ये गजवाए हिंद का ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण एक चैप्टर था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी बॉर्डर का इलाका, अभी तो आपने राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बात किया, आप यूपी नेपाल ले लें, इंडो नेपाल ले लें, कहीं पर भी जहां सीमा है वहां पर मदरसों की भरमार हो जाती है, बाजारों की भरमार हो जाती है, और इस तरीके के नाजायज मस्जिदों की भरमार हो जाती है। उनका एक ही अभिप्राय है कि वो केंद्र बिंदु बन जाते हैं। अंग्रेजों ने यहां तक कहा था कि आसपास के जो जैसे पूजा स्थल हैं वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन मजबूत होना चाहिए, वहां पर गश्त, गाड़ाबंदी, निगरानी मजबूत होनी चाहिए। तब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी हिंदुस्तान में, और 47 से पहले भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूपी पुलिस के पास आ चुकी थी। और उनका यहां तक कह देना, जो आप समझ सकती हैं कि तब की पुलिस में भी इस तरीके की पूजा स्थलों के, और जहां पर बवाल होने की संभावना थी, जहां पुलिस के ऊपर आक्रमण होता था, तो वहां पर ये प्रभावी कार्रवाई करते थे। दृष्टांत तो उन्होंने कई बार दिया है कि 1937 में, ये कम लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी मस्जिद से ही कातिलाना हमला हुआ था। आप समझ सकती हैं, कहां सन 47 के 10 साल पहले, और आज हम जी रहे हैं 2025 में। तब क्या कारण था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कातिलाना हमला क्यों किया?
क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत एक हो, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का विघटन हो भारत का, और वो चाहते थे कि सारी रियासतें मिल जाएं। बस वो आंख में खटकते थे। तो ये समझा गया कि अब इनके ऊपर आक्रमण करें, तो आक्रमण करने का सबसे अच्छा मस्जिद में ही इकट्ठा हो और मस्जिद से ही करो। आखिर ये इकट्ठा होने के बाद, इकट्ठा होकर के हुजूम बना करके कातिलाना हमला करने की ये क्या एक सलूका है? तो किसी ने ये कहा कि देखिए, मैं अकेले आकर के आपकी हत्या कर दूंगा तो वो हत्या कही जाएगी, लेकिन अगर 5000 आदमी आकर के आपकी हत्या करें तो वो क्रांति कहलाएगी। तो हम क्रांति करते हैं। तो आप समझ लीजिए, इस तरीके की बेहुदा बेसिर पैर की बातें। खैर मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे क्रांतिकारियों का इलाज आप जरा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इनका क्रांतिकारियों की सेवा, शुश्रूषा और इलाज हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी क्रांति आपने यूपी में नहीं देखी होगी, ऐसी क्रांति आपने वहां नहीं देखी होगी जहां पे पुलिस कर्मियों का अपना काम आता है और पुलिस रेगुलेशन भली भांति उसका अनुपालन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये वहीं पर होता है जहां ढुलमुल नीति होती है या पुलिस थानों को खरीद लिया जाता है। अब जहां पुलिस अपने पर आ जाती है तो इनकी हिम्मत नहीं कि अपनी बिलों से बाहर आए।